morning students. Today we will continue with the chapter 11 that was thermal properties of matter. इसमें आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ट्रांसफर ऑफ हीट. ट्रांसफर ऑफ हीट में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज वो है मेन टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे वो है थर्मल कंडक्टिविटी, देन वी हैव ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, क्वालिटेटिव आइडिया, उसके बाद है हमारा स्टीफन्स लॉ एंड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन जो टॉपिक्स हैं वो रिकैप्चुलेशन फॉर्म में है, मीन्स वी आर जस्ट टू गिव द बेसिक आइडिया. और अगर इन डिटेल आपको कुछ पूछना है, कुछ हमने डिस्कस करना है, वो हम अलग से ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, तो जो हमारे पास जब हम ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करते हैं तो हमें ये पता है हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one part of the system to another or from one system to another. अब हमारे पास तीन मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है. एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, एक है रेडिएशन. इनको हम बेसिक में इसका एक आइडिया गिव द बेसिक आइडिया ऑफ ऑल दीज थ्री. कंडक्शन होता है जब हम व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट, when there is transfer of heat from one part of the body to another, from particle to particle without actual movement of the particles. ये जब हम किसी एक रॉड है, कोई सॉलिड रॉड है, उसका एक एंड गर्म करते हैं तो दूसरे एंड तक हीट जो ट्रेवल होती है दैट इज थ्रू कंडक्शन. सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर होती है दैट इज मेनली थ्रू कंडक्शन. अब इसके बाद है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन क्या है? इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू अनदर विद द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. इसका जैसे एग्जांपल जो है हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेक्शन. जैसे लिक्विड को गर्म करना है, पानी गर्म करना है, तो क्या है? एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स टेक प्लेस एंड दैट इज कन्वेक्शन. ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये डे ब्रीज है, नाइट ब्रीज है नियर द ओशंस, नियर द सी, ये सारी जो है ड्यू टू कन्वेक्शन है. ठीक है, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आई जस्ट गिविंग यू द बेसिक आइडिया. फिर इसके बाद तीसरा जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है वो है रेडिएशन. रेडिएशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम source to receiver without actual movement of source and receiver, and without intervening the medium between them, without heating the intervening medium. जैसे जो सन से अर्थ तक जो सन की हीट पहुंचती है अर्थ तक, दैट इज थ्रू रेडिएशन. तो दीज वर द बेसिक concepts under conduction, convection and radiation. Now we will come to the main topic, that is thermal conductivity. Thermal conductivity क्या है? Thermal conductivity is the measure of ability to conduct heat through solids. ठीक है, उसको हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? How we can calculate the expression, how we can derive the expression for thermal conductivity for rate of flow of heat from one end to end. क्या है? Let us consider, हम एक solid body consider करते हैं, उसके दो एंड्स हैं, दो फेसेस हैं, A 1 2. ठीक है, ये हॉट एंड है, हमने इसको one end of this solid body, this is heated. Let us say temperature is T plus delta T, और ये cold end है, temperature is T. Difference in temperature between the two ends is delta T. अब होता क्या है? कैसे कंडक्शन होता है हीट का फ्रॉम दिस एंड टू दिस? जब इस एंड को हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो जो एक क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बॉडी, मान लो एक रॉड को हमने
एक रॉड को हमने एक एंड से गर्म किया, ठीक है, हीट किया, तो हमारे पास क्या होता है, दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, इट गिव्स हीट, इट ट्रांसफर हीट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर, मीन्स अनदर क्रॉस सेक्शन को ट्रांसफर करता है, जो अनदर क्रॉस सेक्शन फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। अब इससे क्या है, इसमें क्या है कि दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एक तो स्पेसिफिक हीट एंड एक कंडक्टिविटी, दीज टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दीज प्ले देयर पार्ट। कैसे? स्पेसिफिक हीट के कारण जब इसको हम गर्म करते हैं तो मान लो ये एक क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन क्या है, इट विल एब्सॉर्ब हीट, some of the heat will be absorbed by this cross section, some of the heat will be given to the other cross section, to the adjacent cross section, and some of the heat is then lost to the surrounding. Ab next cross section, it will absorb some heat, it will some of the heat will be lost to the surroundings, and some of the heat will be transferred to the next, and so on. अब क्या है, हर क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है, हर क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है, तो ये जो स्टेट है वो वेरिएबल स्टेट है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड प्ले देयर पार्ट, वन इज स्पेसिफिक हीट एंड वन इज कंडक्टिविटी। क्लियर? इसके बाद क्या है, एक टाइम ऐसा आता है जब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गया, हर क्रॉस सेक्शन में जितना एब्जॉर्प्शन हीट कर दिया वो कर दिया, और उसके बाद जो ये स्पेसिफिक हीट है इट स्टॉप्स प्लेइंग इट्स पार्ट, and only conductivity जो है it play its part, and what it does, it transfer heat, जो भी heat है it transfer to the next, to the next, to the next, जो heat है part of the heat is lost to the surrounding and the other part is that is given to the next, transfer to the next section। अब ये जो स्टेट है इसको हम कहते हैं, इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। अब ये जो स्टेडी स्टेट है इसमें टेम्परेचर जो है वो हर पार्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट है। रिमेंबर, हर पार्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट है पर सेम नहीं है। एज यू मूव टुवर्ड्स, एज यू मूव अवे फ्रॉम द हॉटर एंड, टेम्परेचर डिक्रीज करता रहता है, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है। क्लियर? ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, दैट इज से डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एंड इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये डिपेंड करता है किस के किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ द हॉट फेस, ये डिपेंड करता है कि कितना डिफरेंस इन टेम्परेचर है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर between the two ends, and it is inversely proportional to delta x, distance between the two faces, distance between the two faces। इसको हम कंबाइन कर देते हैं, डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, दिस इज इक्वल टू a डेल्टा t अपॉन डेल्टा x। ये डेल्टा t अपॉन डेल्टा x, इसको बेटे टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है ना डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, इसी तरह टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम रिमूव करते हैं बाय कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, डेल्टा टी डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसको हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए इनटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। बेटे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या है? दिस इज रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ए क्या है? एरिया ऑफ द हॉट फेस। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर इसको हम डिफाइन करेंगे के को, तो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? ए इज 1, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स इज 1, देन के विल बी इक्वल टू, देन के इज इक्वल टू
Coefficient of thermal conductivity is equal to rate of flow of heat per unit area, rate of conduction of heat per unit area per unit temperature gradient, per unit area per unit temperature gradient. अब इसको हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, यूनिट्स निकाल सकते हैं. कैसे? लेट अस से K is equal to, now we have K is equal to delta Q upon delta T, A delta T upon delta X. फिर इसकी यूनिट्स क्या होंगे? डेल्टा Q एनर्जी जूल, डेल्टा T सेकेंड, एरिया मीटर स्क्वायर, डेल्टा T is टेम्परेचर केल्विन, डेल्टा X मीटर. ये मीटर ये कैसे हो गया? ये जूल पर सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं वॉट. तो ये कितना आ गया? वॉट पर मीटर पर केल्विन. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के जो यूनिट्स आए वॉट पर मीटर पर केल्विन. क्लियर? फाइल इसी तरह से आप डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं. क्लियर? इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी एप्लीकेशंस क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस. जैसे आपने देखा होगा कि जो घरों में हम गर्म करते हैं किसी चीज को, पैन है आपका, फ्राई पैन है, तवा है या केटल है, तो उसमें सब में हैंडल्स जो होते हैं वुडन हैंडल्स होते हैं, सो दैट इट बिकम इजी फॉर यू टू हैंडल, फॉर यू टू मैनेज. नहीं तो गर्म लगेगा ना. जो अगर गर्म किसी चीज को करोगे तो अगर हैंडल वुडन नहीं होगा तो गर्म लगेगा. क्यों? क्योंकि जो सॉलिड्स है उनकी जो कंडक्टिविटी है हर सब्सटेंस की अलग है, हर बॉडी की अलग है. इट डिफर्स कंसिडरेबली फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. लाइक कॉपर है, सिल्वर है, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. लेकिन जैसे ये ग्लास है, वुड है, दे आर बैड कंडक्टर्स. तो अगर हम उसको वुडन हैंडल्स होंगे तो इट विल बी इजीली मैनेज. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. ये जो होता है ना हमारे विंटर्स में हम क्विल्ट लेते हैं. एक क्विल्ट होती है, न्यू क्विल्ट, रजाई होती है. जो न्यू क्विल्ट इज ऑलवेज वार्मर देन द ओल्ड वन. कैसे? क्यों? क्योंकि जो नई क्विल्ट होती है उसमें एयर ट्रैप होती है. एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो वो क्या करती है, वो जो बॉडी की हीट होती है उसको बाहर नहीं जाने देती है. तो तभी हम कहते हैं ना कि जब नई क्विल्ट होती है, नई रजाई तो गर्म होती है, लेकिन काफी महीनों बाद वो जो है क्विल्ट है वो थोड़ी सी उसमें सर्दी लगती है. अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं. ड्यूरिंग विंटर क्या होता है कि जो ये बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स दे स्वेल देयर फैदर्स. जब फैदर्स को स्वेल करते हैं तो एयर इज ट्रैप्ड. उससे क्या है, जो अंदर की गर्मी होती है, बर्ड्स की बॉडी की गर्मी होती है, वो सराउंडिंग्स में नहीं जाती, तो दे फील वार्म. अच्छा, इसी तरह एक एग्जाम्पल है, जैसे ये दरवाजे हैं. दरवाजे के हैंडल सर्दियों में हमें बड़े ठंडे लगते हैं. क्यों? क्योंकि कंडक्शन के कारण जो बॉडी हाथ से जो हीट है इट ट्रांसफर्स, इट कंडक्ट्स टू द हैंडल्स. अच्छा, एक और एग्जांपल है. ये जो बोरी होती है, गनी बैग्स होते हैं. अगर ये क्या होता है कि पुराने समय में क्या होता था कि ये दुकानदारों के पास फ्रिज नहीं होते थे, है ना. तो वो क्या बर्फ रखनी है, तो बर्फ कैसे रखते थे, उसको स्टोर कैसे करते थे. तो बर्फ रखी हुई है, बड़े बड़े पीसेस रखे हैं, उसके ऊपर बोरियां डाल देते थे. बोरियां डालने से क्या होता है कि वो ना पोर्स होते हैं उसमें, और उसमें एयर ट्रैप होती है. तो वो क्या करती है, जो सराउंडिंग एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो वो जो सराउंडिंग्स की एयर है, वो सराउंडिंग की जो गर्मी है उसको बर्फ तक नहीं पहुंचने देती थी. तो उससे क्या है कि जो बर्फ है वो पिघलती है, तो स्टोर हो जाती है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद क्या है, ये जो होता है कि एस्किमोज होते हैं. एस्किमोज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, डबल वॉल्ड हाउसेज होते हैं.
उसमें क्या डबल डोर हाउसेज में क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है। जब एयर ट्रैप होती है तो उससे क्या है, जो अंदर की गर्मी है वो अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती। तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस which are based on thermal conductivity, and these are all applications are from day-to-day life. इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, that is black body radiations. अब जो रेडिएशंस है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी होती है कि इट एब्सॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स ऑन इट। जो भी रेडिएशंस इसके ऊपर फॉल करती हैं, इट एब्सॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस। अब कोई भी एक ओपेक बॉडी है, कोई भी एक ओपेक बॉडी है, वो उसका कलर कौन सा होता है? उसका कलर होगा जो वो रिफ्लेक्ट करेगी, जो भी रेडिएशंस, जिस वेवलेंथ की रेडिएशंस उसके ऊपर रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आर फॉलिंग ऑन ए बॉडी एंड ओपेक बॉडी, एंड इट रिफ्लेक्ट्स सम रेडिएशंस, इट एब्सॉर्ब्स सम ऑफ द रेडिएशंस। जिस कलर की रेडिएशंस वो रिफ्लेक्ट करेगा, जिस वेवलेंथ की रेडिएशंस वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो कलर का बॉडी दिखाई देगा। ब्लैक बॉडी क्या करता है? ब्लैक बॉडी क्या है? इट एब्सॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस, इट एब्सॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस व्हिच आर फॉलिंग ऑन इट, सो इट अपीयर्स ब्लैक। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की जो अगर हम बात करें तो उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? How we can plot a graph between energy and wavelength, how we can explain that with change in wavelength how the energy changes in black case of the black body. अब क्या है कि let us कोई भी बॉडी जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी बॉडी है विच इज हॉट बॉडी, इट विल एमिट रेडिएशंस, और उन रेडिएशंस को हम थर्मल रेडिएशंस कहते हैं। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है वो रेडिएशंस एमिट करेगा और उनको थर्मल रेडिएशंस कहते हैं। ठीक है। अब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी, ये है ग्राफ, ये है एनर्जी, ये है wave of the radiations which are being emitted, और ये है energy which is emitted। ठीक। अब एक गिवन टेम्परेचर पे what happens, you can see energy distributed for different wavelengths, it is not uniform। ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, नहीं। You can see that it is maximum for a particular wavelength. It is maximum for a particular wavelength, and it falls on the either side. इधर भी कम है, उधर भी कम है, and it is maximum for a particular wavelength. ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है different temperatures पे। This is the diagram which I have drawn, and we can see that T4 is greater than T3, greater than T2, greater than T2, means T1 सबसे कम टेम्परेचर है, T2 उससे ज्यादा, T3 उससे ज्यादा, T4 उससे ज्यादा। तो एक टेम्परेचर पे हमने क्या देखा? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म एंड इट फॉल्स ऑन द ईदर साइड। फिर विद द राइजिंग टेम्परेचर, अब विद द राइजिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है? T1 से T2 बढ़ा, T1 से T2 बढ़ा है, T3 T2 से बढ़ा है, T4 T3 से बढ़ा है। विद राइजिंग टेम्परेचर आप देख सकते हो एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है टेम्परेचर के साथ। ये देखो, ये एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है, जो मैक्सिमम एनर्जी है जो वो इंक्रीज करती जा रही है। एंड एक और चीज देखो, द वेवलेंथ टू विच द एनर्जी इज मैक्सिमम, that has been moved to the shorter wavelength। अब जो एनर्जी जहां पे the wavelength to which energy emitted is maximum, the wavelength to which energy emitted is maximum for a particular temperature, that has been shifted to shorter wavelength। इसका मतलब ये हुआ
कि आपके पास अगर लैम्डा m is the wavelength corresponding to maximum energy that is inversely proportional to temperature. That is inversely proportional to temperature. Temperature increase करता है तो maximum energy is shifted towards the shorter. ठीक है, फाइन। और इस ये जो है ना लैम्डा m is inversely proportional to 1/t, ये है हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जिसमें हमने लैम्डा m is proportional to 1/t, और इसको हम ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये रिमूव होता है एक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं वेन्स कांस्टेंट। वेन्स कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वेन्स कांस्टेंट की दैट इज 2.892 into 10⁻³ मीटर केल्विन। ये है ना, इसको हम V इज इक्वल टू लैम्डा m t ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मीटर, लैम्डा का जो यूनिट है वो मीटर है, टेम्परेचर का केल्विन, तो B के यूनिट्स क्या होंगे, मीटर केल्विन। ये सारा न्यूमेरिकल्स में बेटे ये वैल्यूज हमें काम आएंगी। ठीक है, तो वेवलेंथ टू व्हिच एनर्जी emitted is maximum shift to the shorter wavelength। इसके ऊपर हम अभी एक और आर्टिकल करेंगे, बेस ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसमें ये यूज होगा, उसमें ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज होगा। अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, द वेवलेंथ टू व्हिच दिस एनर्जी emitted is maximum, it shifts towards the shorter wavelength. It is inversely proportional to temperature. Inversely proportional to temperature. As temperature increases, wavelength जो है it shifts towards the shorter value. ठीक है, this is Weins displacement law. उसके बाद आता है इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसी डायग्राम में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑफ द ब्लैक बॉडी है, उसमें एक और हमारे पास कंक्लूजन है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस E एंड लैम्डा, ये एरिया अंडर ईच कर्व शोज यू द एनर्जी, एरिया अंडर ईच कर्व शोज यू द एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th power of absolute temperature. Energy emitted per second per unit area is directly proportional to 4th power of absolute temperature. ये है हमारा स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, और इसको स्टीफन्स लॉ भी कहते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ या इन शॉर्ट स्टीफन्स लॉ भी कहते हैं। तो दिस इज स्टीफन्स लॉ क्या कहता है, amount of energy emitted per second per unit area from a body is directly proportional to 4th power of absolute temperature. ये जो sign of proportionality है, it is replaced by constant sigma, जिसको हम स्टीफन्स कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो सिग्मा है ये स्टीफन्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बटे होती है ये 5.67 into 10⁻⁻8 watt per meter square per Kelvin 4। कैसे, सिग्मा E/T4, इसकी वैल्यू है 5.67 into 10⁻⁸। यूनिट कैसे आते हैं, एनर्जी हमने क्या कहा, अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, तो ये हो गया जूल पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया, डिवाइडेड बाय जूल पर सेकेंड क्या है, वॉट, एरिया क्या है, पर यूनिट एरिया, पर मीटर स्क्वायर, T4 क्या है, पर केल्विन 4। ये यूनिट्स ऐसे आते हैं। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द यूनिट्स।
अच्छा, एक और चीज है, मान लीजिए ये जो ब्लैक बॉडी है, इट इज प्लेस्ड इन एन एनक्लोजर ऑफ लेसर टेम्परेचर। ये जो ब्लैक बॉडी है, इट इज एनक्लोज्ड इन ए एनक्लोजर ऑफ लेसर टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर, आई एम गोइंग टू लर्न दिस। मान लीजिए जो ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी है, और ये जो है, ये ब्लैक बॉडी एनक्लोजर है। अब ये जो है ब्लैक बॉडी, ये रेडिएशन जो एमिट कर रही है, दिस इज सिग्मा T4। अब ये जो ब्लैक बॉडी इंक्लोजर है, मान लीजिए ये एमिट कर रहा है T4। ये जो रेडिएशन एमिट हो रही है, एनर्जी जो है एमिट हो रही है, दिस एनर्जी विच इज एमिटेड, एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एनक्लोजर, दिस इज इक्वल टू, अब जो ये एमिट करेगा ये गेन करेगा, ये जो रेडिएशंस बेटे एमिट करेगा, ये जो ब्लैक बॉडी है उसको गेन करेगी, दिस इज गेन्ड बाय ब्लैक बॉडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट एनर्जी जो है, नेट एनर्जी अब आपके पास जो एमिटेड है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, दैट इज E2 माइनस E1, सॉरी E1 माइनस E2, ये तो गेन हो गई, टोटल एनर्जी इतनी थी, इतनी गेन होगी, तो आपके पास क्या आ गया T4। ये बेटे फॉर्मूलाज आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ठीक है, these formulas will be used in the numericals. तो this is Stephen's law, that was Wein's displacement law। और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, that is लास्ट टॉपिक है from this chapter, ट्रांसफर ऑफ हीट। ये है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि इट इज ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, एंड इट इज बेस्ड ऑन Wein's displacement law। Wein's displacement law कैसे? टेम्परेचर हाई means shorter wavelength रेडिएशन। जिस बॉडी का हाई टेम्परेचर होगा, इट विल एमिट रेडिएशंस ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। लो टेम्परेचर, लेस टेम्परेचर मीन्स लॉन्गर रेडिएशंस एमिट। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है, उसकी एक खास पेक्यूलियर प्रॉपर्टी है, इट अलाउज द शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस टू पास थ्रू, बट इट डज नॉट अलाउ लॉन्गर रेडिएशंस टू गो थ्रू। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस को पास करने देता है, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस को क्रॉस नहीं करने देता। अब सन से जो रेडिएशंस आती हैं, सन और अर्थ की अगर हम बात करें, सन और अर्थ की बात करें, तो सन का टेम्परेचर हाई, ठीक है, सन का टेम्परेचर हाई है, तो शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस, शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस। अब एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस एंटर की, दे आर अलाउड टू
जब अर्थ को गर्म किया, जो रेडिएशन उसमें से निकली, जो रेडिएशन उसमें से निकली, उसका टेम्परेचर अब इतना ज्यादा टेम्परेचर तो नहीं होगा इन कंपैरिजन विद द सन। सन का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है। अर्थ को जब उसने गर्म किया रेडिएशन ने, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है दैट इज लेस। तो जो रेडिएशन निकलेंगी वो कौन सी निकलेंगी? लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ। अब ये जो लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस, ये जब वापस जाने लगी तो क्या होगा? जब वापस जाने लगी, दे आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी एक खास प्रॉपर्टी है, ये अलाउ नहीं करने देती लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस को। तो क्या होगा? दे विल रिफ्लेक्ट बैक। तो जो सोलर एनर्जी है वो ट्रैप हो जाती है। तो उससे क्या है कि जो अर्थ का जब अर्थ बनी हुई थी, अगर सारी की सारी एनर्जी बाहर निकल जाती तो अर्थ का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर इस टाइम जो लाइफ के लिए पॉसिबल है वो नहीं होता। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल्स, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा भी हो जाए, उससे क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी जो है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सोलर एनर्जी जो ट्रैप हो जाती है, और अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए, उससे भी क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं दैट इज ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो ग्लास होता है ना बेटा, ग्लास होता है, उसकी भी एक ये सेम प्रॉपर्टी है। इट अलाउज शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस टू एंटर, बट इट डज नॉट अलाउ लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस टू पास थ्रू। तो इसके ऊपर आपने जो 10th में पढ़ा होगा सोलर कुकर की जब हम बात करते हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। जब सोलर कुकर का एग्जाम्पल पढ़ते हो, सोलर हीटर है, सोलर कुकर है, हम कहते हैं ना सोलर एनर्जी कितनी यूज करते हैं। तो ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी को क्या है? दैट इज ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ हीट। अब ये हमारा यूनिट 7 जो है वो कंप्लीट है, दैट वाज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। काफी बड़ा यूनिट है और इसको बेटे अच्छे से रिवाइज करना, बहुत बड़ा यूनिट है, खूब सारे चैप्टर्स हैं इसमें, और इनको एक एक करके पढ़ो, अच्छे से रिवाइज